Bismillahirrahmanirrahim. Let's start with our lecture number 2C. Let me share my screen. Okay. Previous lecture was lecture 2A and 2C. आज हम लेक्चर नंबर 2B, आज हम लेक्चर नंबर 2C स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 2C में जो मेजर टॉपिक्स हैं वो इंटरनेशनल क्वालिटी अवार्ड्स प्रोग्राम है, जिसमें 3 किस्म के थोड़े बहुत डिस्कस किए हैं। डेमिंग प्राइज है जो कि जैपनीज अवार्ड है। फिर इसके बाद मेलकॉम बेल्ग्रिज अवार्ड है जो कि यूएस अवार्ड है। और इसके बाद यूरोपियन क्वालिटी अवार्ड। इन तीनों को डिस्कस करने के बाद देन वी विल मूव टुवर्ड कास्ट ऑफ क्वालिटी। हम कास्ट ऑफ क्वालिटी को डिस्कस करेंगे डिटेल से। और कास्ट ऑफ क्वालिटीज में फिर इसकी 4 किस्में हैं, जिसमें है प्रिवेंशन कॉस्ट है, अप्रेजल कॉस्ट है, इंटरनल कॉस्ट और एक्सटर्नल कॉस्ट, फेलियर कॉस्ट। इसको हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटरनेशनल क्वालिटी अवार्ड प्रोग्राम। अच्छा, हमारे पास बहुत सारे मतलब क्वालिटी अवार्ड्स प्रोग्राम हैं जो कि दुनिया में दिए जाते हैं बेसिस ऑन द producing quality product or applying different techniques that tends to improve the quality of the product। जिसमें हम आज जो है वो एक 3 जो है अवार्ड प्रोग्राम्स उनको थोड़ा बहुत टच देंगे, जिसमें है डेमिंग प्राइज है जो कि जापान में दिया जाता है, मेलकॉम बेल्ग्रिज है जो कि यूएसए में दिया जाता है, यूरोपियन क्वालिटी अवार्ड प्रोग्राम है। द पर्पस ऑफ दिस क्वालिटी अवार्ड प्रोग्राम is to ensure the continuous improvement process in the organization. So there are several quality awards worldwide, such as Deming Prize, Malcolm Belgridge National Quality Awards in USA, and European Quality Awards that is in British. These are awarded to the companies that are continuously improving their product or processes in their organization. The basic purpose of these awards are to increase awareness about the total quality management and its contribution, and encouragement to the companies to share and spread latest information about quality improvement प्रोग्राम। तो से ये इसका बेसिक पर्पस है कि कंपनी को इनकरेज करे ताकि वो अपनी जो है वो इंफॉर्मेशंस को शेयर भी करें और स्प्रेड करें कि वो किस तरह जो है अपनी क्वालिटी प्रोग्राम्स को इम्प्रूव करती हैं। These awards model provides a framework for the organization in the area of क्वालिटी मैनेजमेंट। तो जो टीक्यूएम है या क्वालिटी मैनेजमेंट है, ये अवार्ड सिर्फ और सिर्फ उन ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड की जाती हैं जो कि एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं फॉर अप्लाइंग TQM. This model provide an insight into the practical way of applying TQM, कि ये उन मॉडल्स को अवार्ड या ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आपको ऐसा मॉडल प्रोवाइड करती हैं जो कि आपको बताती है कि हाउ टू इम्प्लीमेंट TQM इन रियल सेंस। सो लेट्स स्टार्ट विद डेमिंग प्राइज। डेमिंग जो थे वो एक अमेरिकन जो साइंटिस्ट थे या अमेरिकन जो है वो अमेरिकन बेस्ड नेशनल थे, ठीक है ना। बट ये मूव कर गए थे जापान, ठीक है ना। तो जापान में इन्होंने क्वालिटी रिलेटेड काफी जो है काम किया है, और जापान हुकूमत ने इनकी जो है काम को सराहते हुए इनके नाम से एक अवार्ड जो है वो दिया है, देने शुरू किए थे कंपनीज को, जो कि डेमिंग प्राइज के नाम से जाना जाता है। सो द जापानीज डेमिंग प्राइज इज अवार्डेड बाय द जापानीज यूनियन ऑफ साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, एंड दिस प्राइज इज अ ग्लोबल क्वालिटी अवार्ड that recognize both individual for their contribution to the field of total quality management and business. So basically this prize is awarded to, there are 2 type of Deming prize. One that is awarded to individual for achieving the total quality management program, and the second one is awarded to the organization or to the business that successfully implement
TQM। सो दो किस्म के अवार्ड है। अगर आप नीचे देखें तो दिया हुआ है डेमिंग एप्लीकेशन प्राइस और डेमिंग प्राइस फॉर इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल को जो प्राइस होती है वो उस एक बंदे को दी जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कि कंटिन्यूसली स्ट्रगल करता है फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोसेसेस और प्रोडक्शन, ठीक है। एंड द सेकंड वन इज द डेमिंग एप्लीकेशन प्राइस। सो ये प्राइस उसी कंपनीज को दिया जाता है जो कि आप TQM के सारे टूल्स एंड टेक्निक्स और स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं और अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। सो डेमिंग प्राइज इज मोस्टली अवॉर्डेड टू इंडिविजुअल एज वेल एज to the business. It is the oldest and most widely or recognized quality award in the world and was established in 1951 to honor W. Edward Deming. The company is eligible and can apply after 5 years once the company got this award. अगर एक कंपनी को ये अवार्ड मिला हो तो 5 साल बाद जो है वो फिर एलिजिबल होती है इस अवार्ड को, इस अवार्ड के अप्लाई के लिए कि वो उसकी एलिजिबिलिटी 5 साल बाद फिर आती है, ठीक है ना। तो Deming contributed greatly to Japan proliferation of statistical quality control after World War II। जो जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है वो डेमिंग ने जो है काफी सारी स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में जापान की जो है वो काफी खिदमत की है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द डिफेक्ट्स और एंड टू इम्प्रूव देयर प्रोसेसेस, ठीक है ना। इसीलिए ये उनको ये अवार्ड एक बतौर ऑनर जो है उनके नाम से मंसूब किया गया है। हिज टीचिंग हेल्प जापान बिल्ड इट्स फाउंडेशन by which the level of Japan quality product has been recognized as the highest in the world and was originally designed to reward Japanese companies for major advances in quality improvement। अच्छा, ये याद रखें कि ये अवार्ड जो है वो जापानीज कंपनीज को ही दिया जाता है और ये अदर देन जापानीज कंपनी को भी ये अवार्ड दिया जाता है, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि वो कंपनी जो है वो जापान में ही ऑपरेशनल हो। सो ओवर द ईयर इट हैज बीन ग्रोन द जापानीज यूनियन ऑफ साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स रेगुलेट दिस प्राइज अंडर इट्स गाइडेंस। तो ये जो जूस है, जो ये एक ग्रुप है या जो इनकी एक यूनियन है जापानीज यूनियन ऑफ साइंटिस्ट, तो ये उनकी गाइडेंस के मुताबिक जो है वो ये अवार्ड्स जारी किए जाते हैं। वो बाकायदा इनके चेक एंड बैलेंस रखते हैं, ठीक है ना। तो फिर मैं बता दूं कि दिस अवार्ड कंसिस्ट ऑफ टू कैटेगरी। द फर्स्ट कैटेगरी इज एडवर्ड डेमिंग एप्लीकेशन प्राइज दैट इज अवॉर्डेड टू द बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इम्प्लीमेंटिंग TQM, while the second prize is Deming prize for individual that is awarded to individual person of the organization. So Deming prize is an annual award given to the company that has achieved distinctive performance through the application of total quality management concept। कि वो कंपनीज जो कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कंसेप्ट को यूज करते हुए अपनी जो है वो प्रोडक्ट या अपनी प्रोडक्ट और प्रोसेस को कंटिन्यूस इंप्रूव करती है, ये प्राइस जो है सिर्फ उन्हीं कंपनीज के लिए हैं। द नॉन जापानीज कंपनीज कैन आल्सो अप्लाई फॉर द अवार्ड बट इट्स ऑपरेशन शुड बी इन जापान। द अवार्ड ये अवार्ड सेरेमनी जो है ये हर साल जो है जापान की नेशनल टेलीविजन पे ब्रॉडकास्ट की जाती है और अब तक जो है वो 160 कंपनीज को इन अवार्ड से नवाजा जा चुका है। द डेमिंग प्राइज इज एक्नॉलेज्ड ग्लोबली एज वन ऑफ द बेस्ट सिंबल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन फॉर बिल्डिंग बिजनेस एक्सीलेंस। The second quality award is Malcolm Belridge National Quality Awards, and this award is given by the U.S. Country, and it was established by U.S. Congress in 1987. This award usually recognizes U.S. organization in the business, healthcare, education, and non-profit sector to promote better quality management प्रैक्टिस। अनलाइक डेमिंग का जो अवार्ड था वो जापानीज कंपनीज के लिए भी था और नॉन जापानीज बट उसमें एक शर्त ये थी कि अगर नॉन जापानीज हो तो लेकिन वो फंक्शनल जापान में ही हो तभी वो उसके अवार्ड के हकदार हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैल्कॉम बेलरिज अवार्ड है ये सिर्फ और सिर्फ यूएस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, हेल्थ केयर, एजुकेशन और नॉन प्रॉफिट सेक्टर, सो टू प्रमोट देयर बेटर क्वालिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिस, ताकि वो अच्छे जो TQM के
फिलॉसफी है या उसकी जो प्रैक्टिसेस है उसी को फॉलो करें और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट अचीव करें. द बेलरिज अवार्ड इज ओनली फॉर्मल recognition of the performance excellence of both public and private US organization and given by the President of United States. In many ways, it is American prize equivalent to Japan's Deming Prize. तो ये जापान के डेमिंग प्राइज के बराबर है, बट इट इज अमेरिकन क्वालिटी अवार्ड. इट इज administrated by Belridge Performance Excellence Program, which is based at and managed by the National Institute of Standard and Technology, an agency of US Department of Commerce. अच्छा, ये जो मेलकॉम बेलरिज अवार्ड जो है, ये अवार्ड दिया जाता है किस चीज के लिए? फॉर स्टेब्लिशिंग अ फ्रेमवर्क फॉर इंटीग्रेटिंग टोटल क्वालिटी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस इन ऑर्गेनाइजेशन, कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो इन प्रैक्टिसेस को और टोटल क्वालिटी प्रिंसिपल को मद्देनजर रखते हुए एक फ्रेमवर्क बनाती है और फिर उसी पे अमल पैरा होती है. अच्छा, 18 अवार्ड अब तक एनुअली जो है वो दिए जा चुके हैं, और इसका मतलब कुछ एक क्राइटेरिया है, ठीक है ना. अप टू 18 अवार्ड्स आर गिवन एनुअली across 6 eligibility categories. जिस तरह के आपको कैटेगरी, ये डिफरेंट कैटेगरी है: मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, स्मॉल बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ केयर और नॉन प्रॉफिट. ठीक है. अच्छा, द मेन पर्पस ऑफ इज दिस अवार्ड इज टू हेल्प एंड स्टिमुलेट अमेरिकन कंपनीज टू अटेन एक्सीलेंस इन क्वालिटी. वही बात हुई कि ये अवार्ड सिर्फ और सिर्फ उन कंपनीज को दिया जाता है जो कि अपनी प्रोसेस और प्रोडक्शन या सर्विसेज में एक्सीलेंस को अटेन करती हैं. ठीक है ना. इसकी जो ओवरऑल अगर आप देखें क्राइटेरिया है, जो वो थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें कुछ कैटेगरीज हैं, उनको फोकस रखते हुए जो है वो एक ये अवार्ड दिया जाता है, जिसमें अगर आप पहले देखें तो लीडरशिप, जिसके 110 पॉइंट्स हैं. टोटल 1000 पॉइंट्स हैं इसको. उस आपकी जो कंपनी इस अवार्ड के लिए अप्लाई करती है तो उसको मार्क किया जाता है आउट ऑफ 1000, जिसमें आपको मुख्तलिफ कैटेगरीज बता दी हैं कि लीडरशिप है, उसके 110 पॉइंट्स हैं, स्ट्रेटेजिक प्लान एरिया उसके 80 पॉइंट्स हैं, कस्टमर एंड मार्केट फोकस के 80 पॉइंट्स हैं, इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस के 80 हैं, ह्यूमन रिसोर्स फोकस 110 पॉइंट्स, प्रोसेस मैनेजमेंट 100 पॉइंट है और बिजनेस रिजल्ट उसके 450 पॉइंट है. तो आप जब अप्लाई करते हैं तो ये जो इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपको ऊपर बताया हुआ है कि मैनेज बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी एंड एजेंसी ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, तो ये सारा का सारा जो है वो इवैल्यूएट करती हैं आपको. लीडरशिप की जो आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड की होती हैं या आपकी जो टेक्निक्स हैं या जो फ्रेमवर्क है, उसके मुताबिक इन सब एरियाज में आपको पॉइंट्स अवार्ड किए जाते हैं, और वो फिर आउट ऑफ 1000 पॉइंट्स जो है वो आपको टोटल मार्क्स अवार्ड होते हैं. सो इसी तरह जितनी भी कंपनीज ने अप्लाई किया होता है उन सबको आउट ऑफ 1000 पॉइंट्स अवार्ड्स होते हैं, और फिर जिसके जितने भी जो मैक्सिमम पॉइंट जो अचीव करता है उसको ये अवार्ड दिया जाता है. बट दिस इज नॉट अ सिंगल अवार्ड. जिस तरह के मैंने आपको बताया कि ये अवार्ड जो है वो मुख्तलिफ जो है वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है, जैसे कि आपके मैन्युफैक्चरिंग साइड हो गया, ठीक है, इसी तरह जो आपका हेल्थ एरिया हो गया, तो ये जो है, या स्मॉल बिजनेस हो गया या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऐसे इदारों को जो है वो मेलकॉम बेलरिज नेशनल क्वालिटी अवार्ड दिया जाता है. द थर्ड वन इज यूरोपियन क्वालिटी अवार्ड. सो यूरोपियन क्वालिटी अवार्ड भी जो है वो यूरोपियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट EFQM वो अवार्ड करती है, और ये 1991 से ये अवार्ड देना शुरू हुआ है ताकि वो यूरोपियन कंपनीज को भी रिकॉग्नाइज करे इन द फील्ड ऑफ अचीविंग क्वालिटी products. The main objective is वही objective है. The main objective of award is to support, encourage, aware and recognize the development in the area of total quality management among European companies. Now we will move toward cost of quality. So रिसेंटली भी हमने कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था. आज हम जो है इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं. कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है, इसके जो टाइप्स हैं और फिर उसके अगर सब टाइप्स हैं तो ये जो हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में आते हैं. सो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी
की अगर हम बात करें तो दिस टर्म इज वाइडली यूज्ड एंड वाइडली मिसअंडरस्टूड। एक्चुअली हम कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी वो की डेफिनेशन ये है कि वो कॉस्ट जो कि क्वालिटी प्रोडक्ट को बनाने में हम लगाते हैं, बट दिस इज एक्चुअली रॉन्ग। ये वो इट इज, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज दैट कॉस्ट फॉर नॉट क्रिएटिंग अ क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विसेज। इसको अगर हम उल्टा लें, अब एक बात ये कि अगर वो कॉस्ट जो कि किसी क्वालिटी प्रोडक्ट को बनाने में लगती है, इस जुमले को हम इस तरह भी कह सकते हैं, वो कॉस्ट जो कि एक क्वालिटी प्रोडक्ट को ना बनाने में लगती हो। मतलब एक आप कोशिश कर रहे हैं और वो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं लग रहा, तो जितनी कोशिशें आप कर रहे हैं वो जाहिर है दैट विल have certain cost. So it's the cost of not creating a quality product or service. Every time work is redone and the cost of quality increase. जाहिर है जब आप काम ठीक तरीके से नहीं करते तो आपको फिर से वो काम दोबारा करना पड़ता है till you achieve your target or goal, and definitely it will increase the quality cost. The example include reworking of manufactured item, the retesting of assembly, the rebuilding of a tool, the correction of a bank statement, etc. All these are the example of कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। कि आपने एक मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बनाया हुआ है और उसमें फिर कोई मसला है, डिफेक्ट है, उस पर आप रीवर्क करें और उसको अपने फाइनल डायमेंशंस के मुताबिक लेकर आए, या आपने एक असेंबली बनाई है और उस असेंबली में कोई मसला है, ठीक है ना, तो उसको आप ओपन करके उसकी जो फॉल्ट्स हैं वो दूर करके उसको दोबारा असेंबल करें और उसको रीटेस्ट करें, तो जाहिर है ये सारी चीजें जो है इस पे कॉस्ट आती हैं। So the term cost of quality is sometimes confusing to some persons. वही बात है कि लोग इस पे कंफ्यूज होते हैं। It does not indicate that cost. It does not indicate the cost such as cost of producing high quality product or service. इसका ये मतलब, cost of quality का मतलब ये नहीं है कि आप एक बहुत महंगा तरीन प्रोडक्ट बनाएं, ठीक है ना, या उसको प्रोड्यूस करें। फिर यही बात है कि कॉस्ट तब आती है जब आप उस क्वालिटी अचीव ना कर पाए या आप एक पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएं, ठीक है ना, उस पे कॉस्ट आती है। क्योंकि पुअर क्वालिटी बनती है, आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, कस्टमर के मुताबिक नहीं, आप उस पर रीवर्क करते हैं, दैट विल इनहेंस द कॉस्ट। सो preventing, detecting and dealing with defect cause cost that are cost of quality। तो जो अगर हम प्रिवेंशन करते हैं कि इसमें कोई गलती ना हो पाए, या अगर हम डिटेक्ट करते हैं और फिर उन्हीं किसको डिटेक्ट करते हैं, जो फॉल्ट्स हैं या जो डिफेक्ट्स हैं उनको डिटेक्ट करते हैं और फिर उन डिफेक्ट्स के को हम डील करते हैं ताकि इनको हम ठीक कर पाए, तो इन सब चीजों पे कॉस्ट आती है जिसे हम कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कहते हैं। So cost of quality is a method that allow an organization. So proper definition ये है कि the cost of quality is a method that allow an organization to determine the ex- extent to which the resources are used for activities that prevent defects or failure. So सिंपल अल्फाज में कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी जो है वो एक मेथड है जो कि किसी भी एक इदारे को अलाउ करती है ताकि वो अपने रिसोर्सेज को ऐसे रिसोर्सेज को डिटरमाइन करें और ऐसी एक्टिविटीज प्रोवाइड करें जो कि आपको डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट दें या वो प्रोडक्ट को फेल होने ना दें। सो द प्रायर नॉलेज ऑफ resources used in as a result of internal and external failure allow an organization to determine the potential advantage to be gained by the implementing process improvement। So अगर आप देखें तो हमारे पास दो किस्म के फेलियर हैं, एक इंटरनल फेलियर है और एक्सटर्नल फेलियर है। ये आगे हम देखेंगे भी कि इंटरनल फेलियर कॉस्ट और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। इंटरनल फेलियर ये है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं या जो प्रोसेस हो रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट है, बट यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई देम। सो ये आपका एक इंटरनल फेलियर है। या आपने प्रोडक्ट बनाए हैं उसमें आपके डिफेक्ट्स हैं लेकिन आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, दीज आर द इंटरनल फेलियर। और एक्सटर्नल फेलियर ये है कि जब यही प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में जाता है आपकी तरफ से तो ये ओके होता है, ठीक है ना, लेकिन जब ये मार्केट में जाता है, और ये एक्सटर्नल फेलियर तभी मुमकिन है जबकि वो पोटेंशियल जो कस्टमर है, ठीक है ना, वो उस प्रोडक्ट को यूज करे और वो प्रोडक्ट जो है वो एक कंडीशन वर्किंग कंडीशन में आने के बाद जो है वो
अपना काम ठीक तरीके से ना कर पाए और फेल हो जाए, तो दैट इज एक्सटर्नल फेलियर, कि वो फेल हो जाता है। फिर वो उसकी रिपोर्टिंग होती है कि जी आपका प्रोडक्ट जो है, आपने तो कहा था इसकी ये रिलायबल प्रोडक्ट है, बट इट फेल्ड अंडर दैट कंडीशन। ठीक है ना, तो वो आपका एक्सटर्नल फेलियर हो गया। अच्छा, फिर हम आते हैं थोड़ा सा ये दरमियान में कुछ चीजें ये आप देख लें। मैं आता हूँ मेन पॉइंट्स की तरफ के, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ जो है फेलियर्स हैं, जिसमें आप अगर देखें तो हमारे पास जो है वो प्रिवेंशन कॉस्ट है। सॉरी, देर आर फोर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, जिसमें प्रिवेंशन कॉस्ट है, अप्रेजल कॉस्ट है, इंटरनल फेलियर कॉस्ट है और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है। ठीक है ना, तो जो ये चार टाइप्स हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के, इनमें जो हर एक दो जो है उसको फर्दर दो दो को इकट्ठे करके एक ग्रुप बनाया गया है, जैसे कि प्रिवेंटिव कॉस्ट हो गया और अप्रेजल कॉस्ट हो गया। तो ये दिस आर इंक्लूडेड इन वन ग्रुप बिकॉज दे आर incurred ड्यू टू प्रिवेंट पुअर क्वालिटी प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो ये पहली दो टाइप हैं, preventive cost or appraisal. Appraisal cost is actually in the cost that occur due to inspection. तो इसे हम कहते हैं appraisal cost. The first two type of quality cost, preventive cost and appraisal cost, are included in one group because they are incurred to prevent poor quality production of products or services. The organization adopt various quality tools and techniques of total quality management like statistical process control, business process engineering, quality circle trainings, etc. in order to avoid poor or defective quality products and services. So ये दो जो कॉस्ट हैं ये इन चीजों पे आती हैं ताकि अवॉइड किया जाए to give you a poor quality product or services. The last two type, which are internal failure cost and external failure cost, are grouped because they are incurred because defects are produced despite effort to avoid them. Therefore, these costs are also known as cost of poor quality. आपकी तो हत्तुल वसा कोशिश होती है कि डिफेक्ट ना आए, बट वो डिफेक्ट अगर नेग्लेक्ट हो जाते हैं या आप उसको पकड़ नहीं पाते, ठीक है ना, तो उसकी वजह से जाहिर है जो प्रोडक्ट होता है वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट होता है, और उसके जो फिर जो कॉस्ट आती है आगे आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल फेलियर की वजह से क्या कॉस्ट होता है और क्या एग्जांपल्स हैं इनकी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट वन, दैट इज प्रिवेंटिव कॉस्ट। अब प्रिवेंटिव का आपको पता है बचाना या मतलब कोशिश करना या एहतियात करना। ठीक है ना, सो नाम से ही जाहिर है प्रिवेंटिव कॉस्ट, द पर्पस ऑफ दिस कॉस्ट इज टू प्रिवेंट द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स और अवॉइड क्वालिटी प्रॉब्लम्स। सो ये वो कॉस्ट है जो कि आप उन एक्टिविटीज पे परफॉर्म करते हैं ताकि आपके जो डिफेक्ट्स हैं वो ना आए या आपकी क्वालिटी जो है वो इफेक्ट ना हो। ये कब पॉसिबल है, प्रिवेंटिव कब पॉसिबल है? ये उन प्रोसेसेस में आप इंक्लूड कर सकते हैं जब आप प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो या सर्विसेज को डिजाइन कर रहे हो या प्रोसेसेस को डिफाइन कर रहे हो, या आपकी जो क्वालिटी टूल है जो आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसके दौरान क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी ट्रेनिंग इन या मेंटेनेंस ऑफ प्रोडक्ट सिस्टम में ये कॉस्ट जो है, आप अगर इधर यहाँ पे प्रिवेंशन लें और आपके पास ये टूल्स टेक्निक्स हैं तो आपकी जो कॉस्ट इन चीजों पे आती है दैट इज नोन एज प्रिवेंटिव कॉस्ट, जिसमें अगर आप देखें तो नीचे इसकी सब टाइप्स हैं, प्रोसेस कंट्रोल कॉस्ट, क्वालिटी प्लानिंग कॉस्ट, क्वालिटी एश्योरेंस कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट है। तो इनको अगर हम एक एक देखें तो प्रोसेस कंट्रोल कॉस्ट क्या है कि वो कॉस्ट जो कि किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस को एनालाइज करने में लगती है या किस तरह लगती है कि आप उसमें स्टैंडर्ड प्रोसेस को इंप्लीमेंट करें, आप एक स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक अपने प्रोसेसेस को चलाएं, तो जाहिर है इन चीजों पे आपकी कॉस्ट आती है, दैट इज नोन एज प्रोसेस कंट्रोल कॉस्ट। It is related with the cost of analyzing production process and implementing standard processes, establishment of specification for incoming materials, finished products and services, etc. Now, another subtype of preventive cost is quality planning cost.
it is related with planning of quality standards, product designs, reliability operation, production, new quality, new equipment design, team and inspection, etc. So these are the quality planning cost. Now, quality assurance cost means that you are going to produce product and you assure that all the processes or services are according to standards. Clear? So, by assuring that all the processes are according to standards, you will definitely get a quality product. So, it is the related with preventions of defects or error in the production and management of quality system. And the last one is training cost. Definitely, for preventive cost, if you want to prevent defect in your product, you must have training to your employers or to the different level employers. So it is the related with the development, preparation, and training of the programs to educate your employer as well as supplier. So all these cost will come under the category of preventive cost. The second type of cost of quality is appraisal cost. So actually, appraisal cost is actually a inspection cost. So appraisal costs are associated with measuring and monitoring activities related to quality. So these costs are associated with the efforts to ensure conformance to the requirement like tests and inspection cost, verification costs, supplier rating costs, quality audit, etc. So appraisal costs are sometimes called inspection costs because these are incurred to identify defective product before the product are shipped to कस्टमर. तो जो कस्टमर को आप प्रोडक्ट शिप करते हैं या आप भेजते हैं, ठीक है, उससे पहले जो आप उसकी जो जितनी भी क्वालिटी इंश्योरेंस के लिए या क्वालिटी चेक करने के लिए जो जो टूल्स एंड टेक्निक्स आप यूज करते हैं, ठीक है ना, उसमें जो कॉस्ट आती है दैट इज नोन एज अप्रेजल कॉस्ट. Now, we will see the third type of cost of quality that is known as internal failure cost. No, so पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ इंटरनल फेलियर क्या है. तो आप देखते हैं कि इंटरनल फेलियर कॉस्ट का मतलब क्या है. इंटरनल फेलियर कॉस्ट और ऑल द रॉ मटेरियल्स एंड लेबर एक्सपेंसेस incurred due to waste, scrap और rework. वो काम, वो कॉस्ट जो कि आप रॉ मटेरियल पे या लेबर के जो एक्सपेंसेस आते हैं, किस चीज पे आते हैं कि वो बार बार रिवर्क करे, ठीक है, ताकि ऑब्जेक्ट को या आपके प्रोडक्ट को डिफेक्ट फ्री बनाए. इसके अलावा जब रिवर्क होता है तो उसमें स्क्रैप भी आता है, ठीक है, और वेस्ट मटेरियल्स भी आते हैं, ठीक है ना. तो ये सारे के सारे जो कॉस्ट होते हैं ये इंटरनल फेलियर कॉस्ट है. क्यों इंटरनल फेलियर कॉस्ट है? बिकॉज दे आर नॉट अचीविंग द क्वालिटी प्रोडक्ट by doing it first rightly. Clear? So these costs occur where when the output of the production works fail to reach designed and planned standard quality. और ये तब ये कॉस्ट अराइज होती है कि जो आपके जो आपका जो आउटपुट है, ठीक है ना, वो या आउटपुट है प्रोडक्शन की, या जो आपके वर्कर्स हैं वो फेल हो जाते हैं आपकी डिजाइन और प्लान स्टैंडर्ड क्वालिटी को फॉलो ना करने की वजह से, ठीक है ना. तो जब वो क्वालिटी जो प्लान स्टैंडर्ड क्वालिटीज हैं या डिजाइन है उनके मुताबिक वो काम नहीं करते, तो जाहिर है वो इम्प्रूव्ड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाते. इसीलिए आपकी जो है वो कॉस्ट बढ़ जाती है. दैट इज नोन एज इंटरनल फेलियर कॉस्ट. और उसके लिए आपको दोबारा रीवर्क करना पड़ता है इन ऑर्डर टू करेक्ट द प्रोडक्ट. So internal failure costs are resulted from identifications from identification of defect before they are shipped to customers. तो देखें, कस्टमर को भी आपने प्रोडक्ट शिप नहीं किया लेकिन उसमें आपने डिफेक्ट आइडेंटिफाई कर दी कि यार ये डिफेक्ट्स हैं, ठीक है. अगर आप इस पे आंखें बंद करते हो तो यू कंप्रोमाइज द क्वालिटी, ठीक है ना. लेकिन अक्सर होता है कि ये कहते हैं कि छोड़े बस ये, अब इसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना, अब ये प्रोड्यूस हो गई, इसको ठीक करने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे आपका जो इंटरनल फेलियर तो हो गया, ठीक है ना, इंटरनल यहाँ पे तो आपका फेलियर हो गया, आपने प्रोडक्ट अचीव नहीं किया, लेकिन ये आपको एक किस्म की इसकी भी कॉस्ट आएगी. दैट विल बी डिस्कस इन एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट कि किस तरह इंटरनल. सो इंटरनल फेलियर कॉस्ट इज एक्चुअली आप उस पे आती है जब आप डिफेक्ट
को आइडेंटिफाई करते हो और फिर उस पर दोबारा काम करते हो. These costs include scrap, rejected product, reworking of defective units, and downtime caused by the quality problem. Now let's discuss with external failure cost. So external failure cost include all cost incurred due to defective delivery to the customer. कि आपने जो डिफेक्टिव पार्ट है वो आपने उसको उस पर करेक्टिव एक्शन नहीं लिया और वो आपने कस्टमर को दे दिया. ठीक है, आप कस्टमर इस्तेमाल करता है उस प्रोडक्ट को और वो फेल हो जाता है. तो जाहिर है आप कस्टमर, एक तो सबसे बड़ा जो आपको कॉस्ट पड़ती है वो कस्टमर की अनसेटिस्फेक्शन है. ठीक है ना. दूसरा, इसके बाद जाहिर है आपने उस पर वारंटी दी होती है, वो कस्टमर उसको क्लेम करता है, वो उसको ठीक करने में आपका दोबारा रीवर्क होता है, वो आपकी कॉस्ट इंक्रीज होती है. जाहिर है आपने कस्टमर केयर सेंटर बनाए होते हैं, उसमें लोग हायर होते हैं. ठीक है, तो वो उनको भी आप पे करते हैं. ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में आती हैं. दीज आर इनकर्ड ड्यू टू रेमेडी डिफेक्ट डिस्कवर्ड बाय द customer. These costs occur when products or services that fail to reach design quality standards and are not detected until the products are used by the customers. अब क्या कि कौन कौन से एक्शन हैं जिसकी वजह से एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट आता है. उसमें है रिपेयर्स, सर्विसिंग, रिकॉल, लीगल सूट, सेटलमेंट्स, लॉस्ट सेल. आप जाहिर है सेल ऑथेंटिक प्रोडक्ट नहीं होता तो आपकी सेल भी से इफेक्ट होती है. वारंटी क्लेम, हैंडलिंग कंप्लेन, रिटर्न्स, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एक्सेट्रा. तो ये सारी की सारी कॉस्ट आती हैं. दैट इज द एग्जांपल ऑफ external failure cost. So we will summarize the cost of quality, that we have different type of cost of quality: prevention cost, appraisal cost, internal failure cost, and external failure cost. So this was all about today's lecture number 2C. After that I will upload another lecture uh, in evening, and I will send it to you soon. If you have any question, you can ask me on Google Classroom or in your WhatsApp group. Thank you for your time.